जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो कैसे हैं मेरे भाई और कैसी हो रही है आपकी पढ़ाई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे भाई, कल की कक्षा में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बेसिक नॉलेज लिया था और प्रश्नवाली 3.1 से कुछ क्वेश्चन भी किए थे, एक क्वेश्चन किए थे। ठीक है मेरे भाई, आज उससे हम आगे चलेंगे। और जो भी स्टूडेंट कल का क्लास नहीं देखे हैं, कृपया उस कल की क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास का थ्योरी जो है आज हमारा क्या आने वाला है, काम आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, प्रश्नवाली 3.1, जिसमें पहला क्वेश्चन मेरा हो गया था। प्रश्नवाली 3.1 का मेरा जो है पहला क्वेश्चन हो गया था। ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हो गया था। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा पहला का पहला क्वेश्चन हो गया था, इसमें सेकंड जो क्वेश्चन है आप लोग का ये है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, तथा जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का दाम, जबकि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल व 5 कलमों का दाम, ठीक है मेरे भाई, कलमों का दाम कितना है आपका? 46 रुपया है। कलमों का दाम 46 रुपया है। तो एक पेंसिल व एक कलम का दाम, कितना होगा? ठीक है मेरे भाई, कितना होगा? ये मेरा फर्स्ट सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इसको हम ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। आपको कल हम एक ग्राफ बता चुके हैं, आज इसको आपको ट्राई करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हम बना दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपया है। ठीक है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का दाम 46 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक कलम का दाम पूछा है। मेरे भाई ये बताइए कि अगर आपसे कोई बोले कि एक कलम का दाम आपका कितना है, मान लीजिए 5 रुपया है, तो अगर एक कलम का दाम मेरा कितना है, एक कलम का दाम कितना है? 5 रुपया। तो 5 कलम का दाम कितना होगा? 5 कलम का दाम कितना होगा मेरे भाई? 5 इंटू 5, 25। ठीक है ना? 7 कलम का दाम कितना होगा मेरे भाई? 7 कलम का दाम कितना होगा? 5 इंटू 7, 35। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या दिया है? आपको दिया तो नहीं है ना, आपको ये दिया कि 5 गो कलम, 5 गो कलम और 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम का कुल मूल्य कितना है? 50 रुपया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको पूछा क्या, ये देखिए, हमसे पूछा है कि एक पेंसिल और एक कलम का दाम। तो सबसे पहले हमको पता करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि कोई भी चर राशि मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या करेंगे? कोई भी चर राशि मान लेंगे। तो माना एक पेंसिल का दाम जो है आपका x रुपया। ठीक है मेरे भाई, और एक कलम का जो दाम है वो y रुपया है। ठीक है, एक कलम का दाम y रुपया है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर हम प्रश्नानुसार यहां पर देखें तो क्या होगा? एक जब कलम का दाम आपका 1 रुपया, अभी हम बताए ना, एक कलम का दाम अगर 3 रुपया है, तो 5 गो कलम का दाम 15 रुपया, यानी कि 3 का 5 से गुणा हो गया। 7 गो कलम का दाम यानी कि 3 इंटू 7, 21 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये बताइए कि अगर एक कलम का दाम मेरा 1 रुपया है, तो यहाँ पर 5 गो एक पेंसिल का दाम मेरा 1 रुपया है, तो 5 गो पेंसिल का दाम कितना होगा? 5x होगा ना, ये 5x हो गया, प्लस 7 गो कलम का दाम कितना होगा? एक गो कलम का दाम y रुपया, तो 7 गो का कलम का दाम 7y। ठीक है, कुल मूल्य कितना है? 50 है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
फिर से अगर हम पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पुनः प्रश्नानुसार यहां पर देखिए 5 कलम का दाम, सॉरी 7 पेंसिल के दाम, तो 7 को पेंसिल, 7 को पेंसिल के दाम 7x, एगो का दाम x, तो 7 गो का 7x प्लस 5y, 5 कलम का दाम 5y, ठीक है 46 रुपया हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, अब ग्राफ विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। प्रश्न समीकरण 1 से करेंगे, किससे करेंगे मेरे भाई, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब x का वैल्यू अगर हम क्या रख दे, 0 पुट कर दे, x का वैल्यू क्या रख दे, 0 पुट कर दे, तो हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल टू 50 हो गया है, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा, टोटल वैल्यू तो 0 हो गया, तो 50 बट्टा में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट को लिख लीजिए, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0 और 50 बट्टा में 7 हो जाएगा, 50 बट्टा में 7 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, एक बार y के वैल्यू को 0 पुट करना है, y के वैल्यू को 0 पुट करना है, ठीक है मेरे भाई। अगर y के वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जो x का वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, 50 बटा में 5, यानी कि x का वैल्यू 10 निकलेगा। तो इसके जो पॉइंट हो जाएंगे मेरे भाई, इसके जो पॉइंट हो जाएंगे ये 10, 0 हो जाएगा। समीकरण 2 से करेंगे, अब समीकरण 2 से करेंगे। 1 से हमारे दो पॉइंट निकल गए, एक तो 0, 50 बटा में 7, और एक निकल गया कितना, 10, 0। समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 कौन सा है मेरा, समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको x का वैल्यू 0 रखना है। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर आप ये बताइए कि x इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 46 हो गया। तो ये 5y इक्वल टू 46 हो गया, तो y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 46 बटा में 5 आ जाएगा, तो इसको हम 5 9 45 और 5 दूना 10 बोल सकते हैं। तो बिंदु मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिंदु जो हो जाएगा वो 0, 9.2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर हम एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो एक बार y का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। किसका वैल्यू, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है मेरे भाई, y बराबर 0 रखेंगे जब, तो क्या हो जाएगा मेरा, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 7x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 46, तो 7x का जो वैल्यू आ जाएगा 46 आ जाएगा, तो x अपन 46 अपन में कितना 7, तो ये 7 6 42, 6 7 42, और कितना बचा, 4 बचा। तो पॉइंट कितना लेके चले जाएंगे हम, पॉइंट में कितना लेके चले जाएंगे, 7 5 35, ठीक है, लगभग 7 5 35, 6.5 ले लीजिए, सम करके ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो 50 बटा 7 लिखे है ना, इस 50 बटा 7 को हम 49.1 ले सकते हैं, 7.9, सॉरी 7.1 ले सकते हैं, इसको हम 7.1 ले लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, 7.1 ले ले रहे हैं। चलिए ये मेरे पॉइंट निकल गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने से पहले इसको आप कर लीजिए, उसके बाद हम ग्राफ खींच रहे हैं। इसको आप कर लीजिए, इधर वाला हो गया है, ये वाला पॉइंट वाला लिख लीजिएगा, 0.0 और 7.1 है, और क्या है मेरा, हो गया, इसको पलट कर लीजिए।
ये आपके पॉइंट खींच दिए गए ना, अब आपको क्या करना है, अब केवल ग्राफ खींचना है, हो जाएगा मेरे भाई ये क्वेश्चन। क्या करना है, बस आपको अब ग्राफ खींचना है। आपको पॉइंट जैसे हमने कल ग्राफ खींचा था वैसे ही आपको क्या करना है, इसमें ग्राफ खींचना है। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा घर पे, केवल ग्राफ खींचना है मेरे भाई। ग्राफिक विधि से उसको हल करना है। चलिए हो गया। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नवाली 3.1 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि अनुपातों A1 बटा A2, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं हैं, क्या वो प्रतिच्छेदित करते हैं किसी बिंदु पर, या समांतर या संपाती है। मेरे भाई कल की क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, कल की क्लास में हमने बेसिक नॉलेज इसके बारे में जाना था कि कब रेखाएं संपाती होती है, कब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और कब रेखाएं समांतर होती है। ठीक है मेरे भाई, वही वाला फार्मूला, वही वाला लॉजिक हमको यहाँ पर टच करना है। आइए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8। पहला जो क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और सेकंड जो क्वेश्चन, सॉरी इसका एक और भाग है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y, और क्या दिया है भाई माइनस 9 इक्वल टू 0। आइए इसको बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। देखिए आपको दो रैखिक समीकरण युग्म दे दिया है ना, तो आप क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है मेरे भाई, आप ये बताइए कि अगर हम इस वाले से अगर हम ऊपर वाले की तुलना करेंगे तो A1 का वैल्यू मेरा 5 है ना मेरे भाई, A1 का वैल्यू क्या है 5 हो गया, B1 का वैल्यू क्या हो गया मेरा -4 हो गया, और C1 का वैल्यू क्या हो गया मेरा 8 हो गया, A2 का वैल्यू मेरा कितना हो गया 7 हो गया, B2 का वैल्यू कितना हो गया मेरा 6 हो गया, C2 का वैल्यू कितना हो गया मेरा 9 हो गया, -9 हो गया। बात समझ में आया। अब बोल रहा है कि इससे आपको तुलना करनी है, तो आप ये बताइए कि 5 बटा में 7 इक्वल टू -4 बटा में 6।
आप क्या 5/7 को -4/6 लिख सकते हैं मेरे भाई? नहीं ना लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6। यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है ना वो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसी आपको कंडीशन दिख जाए तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, अब लिखेंगे अतः अतः समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः समीकरण समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर प्रतिच्छेद करती है तो मेरे भाई केवल अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। बात समझ गए? तो इसको कर दीजिए। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो प्रतिच्छेदित रेखा है। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो समांतर रेखा है। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है तो हमारा संपाती रेखा है। ठीक है मेरे भाई, आगे क्वेश्चन में इसको हम देखेंगे। करिए। ओके मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है मेरा वो क्या है? 9x + 3y + 12 = 0। दूसरा जो क्वेश्चन है 9x + 12y + सॉरी यहाँ पर 3y है। 3y + 12 = 0। और क्या है 18x + 6y 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है मेरे भाई, अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाइए। डायरेक्ट का मतलब कि एक बार हमने बता दिया किससे तुलना करना है। तो A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा, A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 18 हो जाएगा, B2 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा, और C2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है A1/A2 B1/B2 से तुलना करने पर। ठीक है, अब लिखेंगे हम यहाँ पर A1/A2 B1/B2 व C1/C2 से तुलना करने पर। ठीक है मेरे भाई, तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो 9/18 = 3/6 = 12/24। ये कट के 1/2 आएगा, ये कट के 1/2 आएगा, और ये कट के 1/2 आएगा। मेरे भाई आपको यहाँ पर ये बातें दिख रही होगी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है मेरे भाई, और कल की क्लास में हमने बताया था कि अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं तो हमारी कैसी रेखाएं हो जाएंगी? समपाती रेखाएं हो जाएंगी। कैसी रेखाएं हो जाएंगी मेरे भाई? समपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब अतः समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती
समपाती हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं तो इसके अपहल को मतलब इसके कैसे हल होंगे? इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे मेरे भाई। कैसे हल होंगे? इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत। ठीक है मेरे भाई, कर लीजिए। हो गया? हो गया मेरे भाई? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे भाई? कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बताइएगा। ठीक है, चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है मेरे भाई साहब लोग वो है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना? आइए इसको हल देखते हैं हम। यहां पर अगर हम a1 की बात करें तो मेरा 6 है, b1 की बात करें तो मेरा -3 है, और c1 का वैल्यू मेरा कितना है? 10 है। a2 का मान मेरा 2 है, b2 का मान मेरा, देखिए इसके पहले माइनस है तो अब गुणांक नहीं दिख रहा ना भाई, के गुणांक क्या दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो यानी कि 1 है तो -1 है। और क्या है मेरा? और क्या है? और क्या है? और क्या है? हाँ, c2 का वैल्यू मेरा 9 है। अगर हम a1 बटा a2, b1 बटा b2 व c1 बटा c2 से तुलना करने पर, देखिए तुलना करने पर 6/2 -3/-1 फिर 10/9। ठीक है मेरे भाई? ये तो मेरा आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 होगा, इक्वल टू 3 होगा, ये 10/9 हो। ये 3 इक्वल टू 3 तो सही है कि ये 3 इक्वल टू 3 और इक्वल टू मेरा 10/9, ये मेरा सही है नहीं है ना? यानी कि मेरा क्या कंडीशन बन रहा है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर आपको a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 दिख जाए तो जो रेखाएं होंगी समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी मेरे भाई? वो समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? वो समांतर रेखाएं होंगी। अगर समांतर रेखाएं होंगी क्या समीकरण का हल होगा? मेरे भाई नहीं होगा। ठीक है, समीकरण का हल नहीं हो सकता है समांतर रेखाओं की स्थिति में। तो लिखेंगे अतः समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। ठीक है मेरे भाई, कर लीजिए।
ओके मेरे भाई, चलिए तीनों क्वेश्चन समझ में आया। इसके आगे देखते हैं इसके आगे क्या बोल रहा है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा सारे क्वेश्चन का, नहीं तो ये बहुत तेज दूर जाते हैं, बहुत तेज दूर जाते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है 3.1 का, वो क्या बोल रहा है भाई साहब? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 व C1 बटा C2 की तुलना करो और बताओ कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं अथवा असंगत। ठीक है मेरे भाई, असंगत। अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करना है और बताना है कि जो समीकरण जो है, जो युग्म के समीकरण युग्म जो भी हैं वो संगत है या असंगत है। ठीक है मेरे भाई, इसीलिए हम बोल रहे हैं मेरे भाई कल की कक्षा को आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि हम वहां पर बताया ना कि संगत कब होता है। जब समीकरण युग्म का हल होगा तो वो संगत होगा, जब नहीं होगा तो वो असंगत होगा। बात समझ गए मेरे भाई? तो वही यहाँ पर बोल रहा है। आइए देखते हैं इसको। तीसरा का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 फिर 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या 7। ठीक है मेरे भाई, 7। आइए हम तुलना करते हैं। यहां पर अगर हम A1 का वैल्यू देखें तो मेरा 3 दिया है, B1 का वैल्यू देखें तो मेरा 2 दिया है और C1 का वैल्यू देखें तो मेरा -5 दिया है। क्यों सर, कैसे -5? ये बताइए मेरे भाई, जब इस 5 को इधर लेके आएंगे, इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे, तो प्लस में तो माइनस में नहीं होगा ना, इसीलिए हमने माइनस में लिख दिया -5। ठीक है, अब बोल रहा है कि A2 का जो वैल्यू है वो 2 है, B2 का जो वैल्यू है वो -3 है और C2 का वैल्यू क्या है मेरे भाई? -7। ठीक, अब आपको क्या करना है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 व C1 बटा C2 से तुलना करने पर 3/2 इक्वल टू -2/3। मेरे भाई, क्या आप -3/2 को, सॉरी 3/2 को -2/3 लिख सकते हैं? नहीं न लिख सकते हैं मेरे भाई। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे 3/2 नॉट इक्वल टू -2/3। तो अगर ये नॉट इक्वल टू यानी कि A1 बटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो प्रतिच्छेदित रेखा, इसका हल होगा ना मेरे भाई, इसका हल होगा ना। अतः यह समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। कोई बोलेगा क्यों
क्यों? तो मेरे भाई देखिए कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 में आप समीकरण को हल करके अद्वितीय हल कर सकते हैं, केवल एक हल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसलिए क्या हो गया, ये संगत होगा। इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए क्योंकि क्योंकि इसका इसका हल किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, किया जा सकता है, कर लीजिए। हो गया। हो गया, चलिए। मेरे भाई आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई स्लो पढ़ाने से मतलब नहीं है, हम लोगों के पास अभी पूरा टाइम है, 1 ईयर टाइम है, मतलब लगभग 8-9 महीना टाइम है ना बोर्ड एग्जाम के लिए, 10 महीना। तो आप ये बताइए कि अगर हम जल्दी जल्दी एक एक वीडियो में सारा क्वेश्चन खत्म कर दें, आपको समझ में नहीं आए तो इससे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम बहुत अच्छे से सीखते हुए चलेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आगे फिर हमको कभी ये ना लगे ना कि आप लोग के दिमाग में ये ना आए ना कि सर ने ये नहीं बताया, सर ने बहुत स्पीड पढ़ाया। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को बहुत स्लो लेके चल रहे हैं, आपको समझाते हुए लेके चल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो 3x अपन में 2 हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका 3x अपन में 2 हो गया, और क्या हो गया, प्लस 5/3 y हो गया, इक्वल टू 7 हो गया, फिर क्या बोल रहा है, 9x-10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9x-10y इक्वल टू क्या दिया है, 14 दिया है, 14 दिया है। ठीक है मेरे भाई, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या है, 3/2 है, देखिए x के पास। b1 का वैल्यू क्या है, 5/3 है। c1 का वैल्यू क्या है, -7 है, सर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। a2 का वैल्यू क्या है, 9 है। b2 का वैल्यू क्या है, -10 है। और c2 का वैल्यू क्या है, -14 है। ठीक है मेरे भाई, अगर हम तुलना करेंगे a1 बटा a2 से, b1 बटा b2 से, और c1 बटा से, a1 बटा a2, b1 बटा b2 व c1 बटा c2 से तुलना करने पर, ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए कि 3/2/9, ठीक है, इक्वल टू 5/3/-10। आप ये बताइए कि आप मत बताइए, सॉरी, आप ये बताइए कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर 3/9 2 × 9 कर सकते हैं, और ये 5 सॉरी यहाँ पर -3 × 10 कर सकते हैं, तो ये कटेगा ना -2 बार में, सॉरी 2 बार में, और ये कटेगा 3 बार में। तो आप ये बताइए कि 1/6 आ गया, और ये -1/6 आ गया। क्या हम 1/6 को -1/6 लिख सकते हैं मेरे भाई? नहीं ना लिख सकते हैं जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6, यानी कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है, तो अतः वही वाला बात आ गया। अतः यह समीकरण युग्म संगत है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इसका हल किया जा सकता है। कर लीजिए। तो
आज का हम लोग यहीं तक रन देते हैं मेरे भाई, और आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये यूट्यूब चैनल ग्रो करे, ठीक है मेरे भाई, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि नहीं, हम भी अगर पढ़ा रहे हैं तो मतलब नहीं होता है कि जैसे बच्चों को समझ में आ रहा है और हमारा जो पढ़ाना वो पसंद कर रहे हैं। आज के लिए जय हिंद।